नमस्कार, स्वागत है आपका धमतरी टीवी में। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम समाज की प्रतिभाओं को आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जो धमतरी में कांग्रेस के झंडा बरदार कहे जाते रहे हैं। एक सम्मानित कृषक परिवार से आने वाले ये व्यक्ति किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनका नाम है संजय प्रकाश चौधरी। आप कांग्रेस से एक किसान नेता की तरह, एक किसान नेता के रूप में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि धमतरी की राजनीति में किसान नेताओं का बोलबाला रहा है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा किसान के कंधे पे अपना झंडा टांगकर राजनीति की है। किसान क्षत्रपों को हमेशा यहाँ की राजनीति ने, यहाँ के राजनीतिज्ञों ने अपने सीने से लगा के रखा है, लेकिन कभी उन्हें पुख्ता नेतृत्व देने के संबंध में दोनों ही पार्टियों ने नहीं सोचा। यदि बात भाजपा की करें तो हालांकि एक बार कृपाराम साहू किसान परिवेश से मंत्री बन चुके हैं, लेकिन यदि कांग्रेस का इतिहास देखें तो अभी तक कोई भी किसान यहाँ के विधायक के टिकट कांग्रेस के खाते से नहीं ला पाया है। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे गैप के बाद, एक लंबे शून्य के बाद आज अविभाजित धमतरी जिले के पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय चौधरी ने अपनी दावेदारी पेश की। वे उन्नत किसानों की श्रेणी में आते थे। उन्नत से भी अगर सही शब्द में उनके लिए इस्तेमाल करना चाहूं तो वे टेक्निकल खेती, तकनीकी खेती के क्षेत्र के हमारे जिले के पुरोधा हैं। उन्होंने जैविक खेती के क्षेत्र में इतने अवार्ड प्राप्त किए हैं, न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी, कि यदि मैं उनकी सूची अभी पढ़ना आरंभ करूं तो शायद मुझे ये पूरा प्रोग्राम केवल सूची पढ़ने में ही निकल जाएगा। तो इसलिए मैं उनकी उपलब्धियां आपको बीच में बताता चलूंगा। बहरहाल उन्होंने अपनी दावेदारी हाईकमान के सामने पेश कर दी है। अब ये हाईकमान पर है कि उनकी दावेदारी को वो कितना तरजीह देती है, उन्हें कितना महत्व देती है। हालांकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन उनकी दावेदारी ने यहां कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की नींदें जरूर उड़ा दी। बहरहाल आज हमारे साथ मौजूद है संजय चौधरी। आइए उनसे मिलते हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय जवाहर। धमतरी टीवी में बहुत ज्यादा स्वागत है। आपके जो जैविक खेती के कारनामे हैं और बरसाती पानी के जो यूटिलाइजेशन के कारनामे हैं, उससे तो पूरी दुनिया हिली हुई है। आज ये आप एक नया रूप तो नहीं कह सकता, ये कहूंगा कि अपने पुराने रूप में आपने धमतरी में फिर से वापसी की है राजनीति के क्षेत्र में। तो मैं बात यहीं से शुरू कर रहा हूं कि राजनीति और आपका साथ दरअसल कितना पुराना है? देखो, हमारा तो राजनीति में ही सोना हुआ, ओढ़ना हुआ, बिछाना हुआ। शुरू से हमारा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस से जुड़ के लोगों की सेवा करना हमारा उद्देश्य था परिवार का। बचपना उसी में बीता। कॉलेज के दिनों में जब हम यहाँ गवर्नमेंट बॉयज में धमतरी जब पढ़ते थे तो उस समय भी हम लोग जो समाज सेवा का जो एनएसएस के कार्यक्रम है उसमें रहते थे। कॉलेज में गए तो सेवा हमारा पहला उद्देश्य है, लोगों की सेवा करना। जब लोगों की सेवा किए तो लोगों के ही मांग आया कि क्यों ना आप जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ो और हमारा सेवा और बेहतर ढंग से करो। इस हिसाब से हमारा जो संबंध है वो शुरू से ही राजनीति से संबंध रहा है। आप क्योंकि एक किसान हैं और जैविक खेती के पुरोधा हैं, उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय कृषक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल अवार्ड आपने पाया हुआ है, यहाँ तक कि आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने भी सम्मानित किया है। तो मैं उसी क्षेत्र से संबंधित एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर में
न केवल धमतरी विधानसभा क्षेत्र बल्कि यदि मैं भारत की बात करूं तो यहाँ किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या है और उसका निदान कम लागत में, कम खर्च में किस तरह हो सकता है? देखो, किसानों की प्रमुख समस्या है वो अपना उत्पाद जब मार्केट में बेचते हैं तो वो स्थिति पैदा नहीं कर पाते। और मैं जब से ऑर्गेनिक फार्मिंग में आया हूँ, मैं खुद कर रहा हूं और लोगों को इसमें जागरूक कर रहा हूं। खेती की पद्धति भी सिखा रहे हैं और कैसे अपने उत्पाद को बाजार में स्वतः अपन बेचे, ये चीज कर रहे हैं। अगर किसान अच्छा पैदावार करता है और मार्केट में जब बेचने जाता है तो उसको वो बाजार भाव नहीं मिलता। सबसे पहले आप उत्पादन के लिए जितना जुड़े हैं उसी तरह से आपको मार्केटिंग में जुड़ना पड़ेगा, तो ये समस्या नहीं आएगी। जी जी जी। अब चूंकि आपने टिकट की दावेदारी की है, इसलिए बहुत नेचुरल सा सवाल ये बनता है कि धमतरी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं और इस समस्या का निदान आप किस तरह करें? देखो, विधानसभा की जैसे बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग लोग रहते हैं, सबकी अपनी 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 समस्याएं हैं। अगर स्टूडेंट की बात करें, पहले हम प्रारंभिक स्तर से आते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं, तो जब वो स्कूली जीवन जब निकल जाता है तो कॉलेज में वो नया सब्जेक्ट क्या लेना है ये संशय की स्थिति में रहता है। और आज के डेट में जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट अगर वो लेता है तो निश्चित है उसको नौकरी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एक किसान हूं, जब मैं राजनीति में था तो बहुत सारे मेरे दोस्त ने व्यवसाय के भी क्षेत्र में और नौकरी के भी क्षेत्र में गए जब मैं स्कूल कॉलेज के जीवन में था। लेकिन मैंने चूंकि कृषक परिवार का सदस्य हूं और बहुत कृषक परिवार तो खेती से विमुख हो गए हैं, लेकिन मैं इस चैलेंज को स्वीकारा कि नहीं, खेती में भी संभावनाएं हैं। और जिस समय मैं खेती को चैलेंज के रूप में स्वीकारा तो बहुत लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि ये बहुत कठिन डगर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके हौसले हैं, आप उसमें ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कोई चीज कठिन नहीं है। और आज मैं जैविक खेती के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया हूं, 7 नेशनल अवार्ड मेरे को मिला है। अवार्ड तो मिलना कोई काम करता तो मिलता है, मेरे उत्पाद को खरीदने के लिए लोग ललायित रहते हैं, ये मेरा बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। और मैं चाहता हूं कि मेरे न सिर्फ धमतरी क्षेत्र के किसान भाई बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरा भारत के किसान इस विधि से आए और अपना स्वयं का रोजगार, इसमें रोजगार की बहुत संभावना है। खेती में जो मजदूर हैं, बड़ी आबादी अगर हम छत्तीसगढ़ के या फिर धमतरी की बात करें तो लगभग 90% कृषक परिवार है और उसी में कंप्लीट आबादी कृषि से जुड़े हैं। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा टोक रहा हूँ आपको। देखिए, आप किसानी की काफी आपने विशेषताएं गिनवाई है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी खेती को मानसून का जुआ कहा जाता है, तो उससे हम कैसे उभरे? जी, अब अभी जो बच्चे आ रहे हैं जो कॉलेज से निकल के वो अब एग्रीकल्चर में ध्यान देना शुरू किए हैं। और मेरा कोशिश रहेगा कि धमतरी जिले में न सिर्फ एग्रीकल्चर कॉलेज बल्कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, ताकि नई नई तकनीक वो सीखे और नई नई तकनीक को सीख के वो अपने गांव में इस विधि को किए तो इसका 2 फायदा होगा। गांव में रोजगार मुहैया होगा और शहर की आबादी जो दिनों दिन बेतरतीब बढ़ती जा रही है, इससे भी शहरीकरण से भी निजात मिलेगा। तो मैं यहाँ पे यदि इसे पॉइंट आउट करूं कि आपकी पहली प्राथमिकता एक समुन्नत और सर्व सुविधायुक्त कृषि विश्वविद्यालय जी, इसके बाद अब लोग निश्चित ही कि अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो उसका एक कामना रहता है कि मैं अच्छा जीवन जीऊं, स्वस्थ जीवन जीऊं। तो निश्चित है कि ये चिकित्सा की क्षेत्र है, डॉक्टरी की क्षेत्र है, तो मैं धमतरी क्षेत्र को सर्वगुण संपन्न पूरा धमतरी जिला को अब अच्छा बनाने की योजना है हमारे पास। और मेडिकल की अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेडिकल कॉलेज हो, ताकि पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम एग्रीकल्चर का, मेडिकल का और तरह तरह की जो जितने भी अभी युवा जिस क्षेत्र में वो चाह रहे हैं वो तमाम सुविधा धमतरी जिले में उपलब्ध हो।
अच्छा, एक सवाल और है कि ये तो विधानसभा की ऐसी समस्याएं हुई जो दीर्घकालीन समस्याएं हैं, इसके अलावा जो ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान हमको तुरंत करना है, ऐसी समस्या आपकी नजरों में क्या है? मतलब यदि दूसरे शब्दों में कहूं तो धमतरी विधानसभा के विकास का एक पुख्ता ब्लूप्रिंट, ये आपकी नजरों में क्या है? जी, ये तो मैं बचपना से महसूस कर रहा हूँ। ब्राह्मणपाड़ा वार्ड, जहाँ पर मेरा निवास स्थान है, कुमारपाड़ा से कोस्टापाड़ा वाला जो गली, वो सकरी गली है। और जो मेन रोड है, अगर हम मकई चौक से पूरा बिलाई माता की भी देखें तो ये भी सकरी रोड न करके गली बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं बचपना से अभी तक देख रहा हूं यहाँ के व्यापार जो पहले फल फूल रहे थे, उन्नत थे, वो व्यापार खत्म हो गया है। और मैं भी महसूस कर रहा हूँ, पूरा धमतरी वाले महसूस कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, यातायात का साधन अच्छा से उपलब्ध वहां पर नहीं हो पा रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए व्यवसाय मंद पड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले विकास में जो बाधा है, ये ट्रैफिक व्यवस्था। निश्चित है कि ट्रैफिक व्यवस्था को आम जनता के साथ बैठ के ऐसे सुलझाएंगे कि पुनः धमतरी का वो जो हम बचपना में जो व्यापार देखते थे, सदर में जो चहल पहल देखते थे, वो चहल पहल पुनः स्थापित होगा। ये तो धमतरी शहर की बात हुई। यदि धमतरी विधानसभा की बात करें तो धमतरी विधानसभा की विकास कोई एक चीज से नहीं होता। विकास का बहुत पहलू रहता है हर क्षेत्र में। अभी जैसे ये किसान का माहौल है तो किसानी की बात कर रहा है, वैसे इंडस्ट्रीज का है। जैसे हमने किसानी का उत्पाद लिए तो बहुत सारा अब एक्सपोर्ट होने लगा है। तो यहाँ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था के साथ साथ जो उसका उत्पाद का जो एडिशनल वैल्यू है वो उसमें स्थापित करें। अगर कोई हॉर्टिकल्चर में काम कर रहा है तो हॉर्टिकल्चर का उत्पाद को कहां हम विदेश में बेच सकते हैं। फ्लोरिकल्चर में अगर वो काम कर रहा है तो फ्लोरिकल्चर का जो उत्पाद है उसको कहां कर सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं तकनीकी के साथ साथ बाजार भी उपलब्ध कराएंगे। अभी धमतरी, केवल धमतरी शहर में, पूरे धमतरी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है सड़क। यहाँ ऐसा लगता है कि सड़क में गड्ढे नहीं है बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। इससे आप कैसे निपटेंगे? और इसका मैं आपको कारण भी बता रहा हूं। इसका कारण है कि जिस रोड पे जितने वजन का वाहन स्वीकृत है, वहां उससे 14 वजन के वाहन चल रहा है। इसकी वजह से सड़कों का सत्यानाश हो रहा है। इससे आप कैसे निपटेंगे? देखो, अगर सड़क कहीं पर बनता है अच्छा से और वहां पर पानी रुकता है, ड्रेनेज की व्यवस्था अगर अच्छा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा सड़क बना दें, कुछ दिन में वो खराब होगा ही। सड़क बनाने के पहले ड्रेनेज की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे। और जो ज्यादा जो वजन वाली वाहन आ रही है वो तो अब बाईपास का काम कंप्लीट हो ही गया है, वो होगा। और बीच में अगर और किसी प्रकार के जो बड़ी वाहन आती है उसको व्यवस्थापन करेंगे और धमतरी शहर में एक अच्छा सड़क नाली की व्यवस्था बनाएंगे। क्या बात है। अब एक सवाल, चूंकि आप राजनीति में हैं और इस वजह से ये बहुत अपेक्षित सवाल है कि आपके केंद्रीय नेतृत्व को बेहद कमजोर कहा जाता है। उनके लिए तरह तरह के विशेषण बनाए जा रहे हैं। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? देखो, केंद्र, ऐसा लगता है कि आपका केंद्रीय नेतृत्व तो वाकई में बेहद कमजोर है? नहीं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जितना सबल है हर दृष्टि से, वैसे सबल और अन्य जो पार्टी उसमें नहीं है। अगर उनके बारे में किसी भी प्रकार का कोई बात किया जाता है तो राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग राजनीति से प्रेरित बात ही करते हैं। आम जनता की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि भारत जोड़ो जो यात्रा हुई उसमें आम जनता का समावेश कैसे हुआ, स्वतः हुआ। इसका मतलब है कि आम जनता को वो नेतृत्व स्वीकार है। और निश्चित है कि वो नेतृत्व जब भारत देश में नेतृत्व करेगा तो एक एक आदमी की सुख समृद्धि सद्भावना के साथ वो विकसित होगा। और सद्भावना, अगर आप विकास कितना भी कर ले और आपसी सद्भावना नहीं है, आपसी भाईचारा नहीं है, आप तो फिर ये सब चीज बेमानी लगेगा।
ये आपने आपसी सद्भावना की बात करी, आपसी सहयोग की बात करी, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाजपा अभी जिस तरह से हिंदू कार्ड खेल रही है, इसका मैं राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत स्थानीय स्तर पर बात कर रहा हूँ कि भाजपा के हिंदू कार्ड का स्थानीय कांग्रेस के पास या व्यक्तिगत रूप से आपके पास क्या तोड़ है? देखो, हिंदू वाली बात अगर कोई करता है तो आज उसको वो मार्केटिंग के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं, नेता हैं या कार्यकर्ता है, वो शुरू से मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या हम हिंदू हिंदू बोलेंगे तभी हिंदू होंगे? अगर हर कार्यकर्ता हमारा, हर नेता, धमतरी का स्थानीय नेता बिलाई माता मंदिर जाते हैं, सब चीज। आज अगर गणेश चौक के मंदिर की बात करते हैं, अगर मैं हिंदू वाला बात अगर नहीं मानता, अगर लोग बात बोलते तो उसका जीर्णोद्धार का काम नहीं हम अपने कंधों में लेते। तो ये एक लोगों को वोट के लिए बरगलाने का काम है। जनता अच्छी जान गई है कि हिंदू क्या है, हम लोग भी सब समझ रहे हैं, और वो हिंदू वाला कार्ड नहीं चलेगा। विकास की बातें होगी, विकास की है, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हिंदू हिंदू जपने से नहीं है, क्योंकि हिंदू तो सभी है यहाँ भारत देश में जो निवास कर रहे हैं या धमतरी में निवास कर रहे हैं, सभी हिंदू है। यानी जो हिंदू में पैदा हुआ वो हिंदू जी। क्या बात है। एक और प्रश्न है काफी स्थानीय सा कि आपकी पार्टी के पदाधिकारी व मंत्री इन दिनों काफी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए और ईडी की उन पर नजर लगी हुई। इसमें कुछ आपके प्रदेश नेतृत्व के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो फरार भी चल रहे हैं। तो इस संबंध में आप जनता को क्या जवाब देना चाहते हैं? देखो, अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। विकास की गंगा बह रही है। भूपेश बघेल की सरकार वो अंजाम कहां से कहां तक पहुंचा दिए हैं, आम जनता देख रहे हैं। अब कांग्रेस का ही कार्यकर्ता नहीं बोलता कि भूपेश है तो भरोसा है, आम जनता बोलने लगा है भूपेश ही भरोसा है। तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आने वाले समय में चुनाव में हम क्या करें, तो इसको परेशान करो, जो अच्छा कार्यकर्ता, जो मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं उसको बेवजह झूठे केस में उसको फंसा रहे हैं ताकि चुनाव के परिणाम प्रभावित करने की कोशिश करें, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जनता मन बना चुका है कि अब इसके बाद फिर भूपेश सरकार। एक और ऐसा सवाल है, ऐसे वर्ग की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूं जो खासा उपेक्षित है, वो वर्ग है शास्त्रीय कलाकारों का। भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद लोक कलाकारों की सुध तो ली गई है, लेकिन शास्त्रीय कलाकार अभी भी उपेक्षित हैं। कई मैं ऐसे कलाकारों को जानता हूं, शास्त्रीय कलाकारों को जानता हूं, जिन लोग आज जिनके पास आज अपने बूढ़े माँ बाप को पालने के लिए संसाधन नहीं है, पैसे नहीं। तो इनके संबंध में आपके पास क्या योजना है कि जिससे शास्त्रीय कलाकारों का आर्थिक स्तर मजबूत हो, वे साल भर बिजी रहे, उनको प्रोग्राम्स मिलते रहे, उनके पास अच्छी नौकरी हो और वे अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से कर सकें? देखो, सबका साथ सबका विकास जो नारा है, भूपेश बघेल की सरकार अच्छी तरीके से क्रियान्वित कर रहा है। जब कोई मुखिया बनता है, चाहे घर के रहे, तो एक सारी जरूरतें की चीज एक ही सेकंड में नहीं हो जाता। वो प्राथमिकता तय करता है कि प्राथमिकता के आधार पे किसको किसको हमको लाना है करके। उनके नजर में एक एक चीज ऐसा नहीं है हम बताएंगे तभी जानेंगे करके। अभी लोक कलाकार हतोत्साहित थे इससे पहले, आज लोक कलाकारों को अच्छा मंच मिल रहा है। इससे पहले बीजेपी के शासन में बंबई से कलाकारों को लाया जाता था और बड़ा राशि उनको दिया जाता था, और आज गली कूचे में भी रहने वाले लोक कलाकारों को अच्छा मंच मिल रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं या भारत की प्राचीन परंपरा वाली जो विधाएं हैं, उसको निश्चित ही आने वाले समय में बन गया है, इसका स्केच बन गया है। आने वाला समय में देखिएगा कि जिस प्रकार से अभी के कलाकारों को जो प्रोत्साहन मिल रहा है, उससे भी कहीं अच्छा शास्त्रीय कला के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा।
इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि धमतरी में एक सर्व सुविधायुक्त ऑडिटोरियम की बेहद जरूरत है। आज तक ऑडिटोरियम के नाम पर जो भी बनाया गया है वो व्हाइट एलिफेंट यानी सफेद हाथी से ऊपर कुछ सिद्ध नहीं हुआ ज्यादा। आप टाउन हॉल से लगाकर अभी तक की ऑडिटोरियम्स के नाम पर जो बिल्डिंग्स बनी है वो देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जैसा ऑडिटोरियम है वैसा ऑडिटोरियम हो, और वो सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा खर्च है। तो क्या आपसे उम्मीद रखें कि ऐसा कुछ आपके मन में है? बिल्कुल, मेरे मन में भी है और सरकार के मन में भी है। मैं पहले भी बोला कि प्राथमिकताएं तय होती है कि किसको प्रारंभिक रूप से करना है करके। आज सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसा कोई क्षेत्र अछूता न रहे कि किसी विधा का शोषण हो, किसी विधा को आगे नहीं गए। धमतरी एक खेल के क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाला, यहाँ का भौगोलिक जो स्थिति है वो बहुत आगे जाने वाला क्षेत्र है, और निश्चित है इस क्षेत्र में जितने भी सुविधाएं की आवश्यकता है हम उस तमाम सुविधाओं को बहुत जल्दी यहाँ स्थापित करेंगे। ये तो हो स्टेडियम की बात, मैं ऑडिटोरियम की बात कर रहा हूँ। जी, उसी क्षेत्र में मैं बोल रहा हूं कि वैसा भी सर्व सुविधा संपन्न ऑडिटोरियम यहाँ बनाया जाएगा। ठीक, अब मैं प्रोग्राम के समापन की तरफ बढ़ रहा हूं, तो इसमें मेरे दो सवाल हैं जो दोनों मैं आपसे एक साथ पूछ रहा हूं कि आप किस तरह विधायक पद के योग्य खुद को मानते हैं, और यदि किन्हीं कारणों के चलते पार्टी आपको टिकट नहीं दे पाती है तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखो, विधायक पद का योग्य तो मैं मानता हूं, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं ब्राह्मणपारा के घर से अगर कचेरी चौक निकलता हूं, वहां बैठता हूं, तो वहां के दोस्तों के साथ मेरी जो बात होती है, वहां के व्यापारियों के साथ मेरी जो बात होती है, यहां से निकल के अगर मैं मकई चौक में जाता हूं, मकई गार्डन में बैठता हूं या कहीं पे जाता हूं, तो उनसे मेरी संवाद जो होती है, और उस संवाद में जो चीज देख रहे हैं, अगर यहां से मैं निकल के आमदी जाता हूं, कोर्रा जाता हूं, गांव में अमलीडीह जाता हूं, तो वहां की युवाओं के साथ खेती किसानी के बाद से लेकर टेक्नोलॉजी की बात होती है मेरे साथ। तो ये तमाम चीज वही लोग देख रहे हैं उस स्थिति में मेरे को कि अगर भैया आप विधायक बनते हैं तो ये क्षेत्र में और ज्यादा विकास होगा। उनके कहने से मेरा, वही लोग स्वतः दावे किए हैं। जब मैं आवेदन जमा किया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में, तो आप देखिएगा कि युवाओं की फौज था, तो धमतरी में रहने वाले जो सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता थे, विशाल कुंभकार, वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। तो ये आम जनता की, आम कार्यकर्ता की मांग है कि मैं इस क्षेत्र में आऊं। यदि मैं कहूं कि संजय चौधरी आम कार्यकर्ताओं की पुकार का नतीजा है तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल। और ये जो मेरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ था कि यदि किसी सर्कमस्टेंसेस के चलते आपको टिकट नहीं मिलती है तब आपका स्टैंड क्या होगा? देखो, मैं जब डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बना, वो भी युवाओं की जो मेरी फौज थी उसको देख के पंडित श्यामाचरण शुक्ला जी ने मेरे को इस क्षेत्र में और लाए। उस समय से जो वर्ग था वो हमको विधायक के रूप में देख रहे थे, चाह रहे थे। हमने आवेदन किया, हमने नहीं मिला, आज हम अडिग हैं। बिल्कुल दूसरा आदमी इस क्षेत्र में रहता है तो आप देखे हैं बहुत लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष से। हम अडिग हैं, और आज वही अडिगता के कारण भूपेश बघेल जी ने मेरे को छत्तीसगढ़ शासन में कृषि नीति समिति का सदस्य बनाया है। और ये ऐसा काम हो रहा है इस समिति के द्वारा कि आम जनता का, ये कृषि नीति अगर हम बोल रहे हैं तो सिर्फ किसानों की खुशहाली का नहीं है, ये आम जनता की खुशहाली आ रहा है। तो वो मायने नहीं रखता कि मैं क्या हूं, गर्व के साथ यह है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। तो ये थे कांग्रेस के सिपाही संजय चौधरी, पूरा नाम संजय प्रकाश चौधरी। इन्होंने अपनी बातें खुलकर आपके सामने रखी। अब गेंद आपके पाले में है, आपका निर्णय क्या है ये हम जाने। नमस्कार।